वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ पीसीए की जानिब से एक नए एपिसोड के साथ और एक न्यू मेंबर के साथ। मैं हूँ ज़ैनब अब्बासी, आपकी लाइफ कोच और होस्ट। सो गाइस, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अ न्यू मेंबर ऑफ पीसीए, सर सलमान नूर। सर सलमान नूर हमारे जो हैं, ही इज एन एचआर हेड इन कुतियाना मेमन हॉस्पिटल। और कैसे हैं सर आप? वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी वालेकुम सलाम। मैं ज़ैनब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम यू टू पीसीए। आप हमने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है एंड वी वेलकम यू वार्मली एंड होल हार्टेडली। और बताएं सर, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग इन लाइफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाक में। ठीक है सर। तो सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे? एज वी नो दैट यू आर एचआर हेड इन कुतियाना हॉस्पिटल कराची, सो वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, योर जर्नी। जी 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 जी। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सऊदी अरेबिया का है। मेरी पूरी जिंदगी वहाँ गुजरी है। मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरी एजुकेशन वहाँ की है। मेरी जॉब, मेरे करियर की जो पहली जॉब की वो भी वहीं की है। मेरी एजुकेशन, मेरी शादी वहाँ पर हुए। मैंने ठीक ठाक अपनी जिंदगी का एक अरसा वहाँ गुजारा। और वहाँ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ एचआर से मैंने अपना करियर का आगाज किया। और तकरीबन 16 साल मैंने वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में एचआर की सारी जूनियर पोजीशन पे काम किया, 16 इयर्स। फिर वहां से जब मेरी जॉब खत्म हुई तो फिर मैं पाकिस्तान आया, आज से 5.5 साल पहले। तो 5.5 साल पहले जब मैं आया तो कोरंगी में चिनियोट जनरल हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट मैनेजर एचआर मैंने 2.5 साल काम किया। फिर उसके बाद कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों से एज मैनेजर एचआर, एचआर हेड के फराइज में सर अंजाम दे रहा हूँ। तो एज एचआर इन हॉस्पिटल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री मेरा जो है 21 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। 16 ईयर इंटरनेशनल और 5.5 साल पाकिस्तान का। माशाल्लाह सर, यू हैव वेरी वास्ट एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सर, व्हाट मोटिवेटेड यू इन- टू जॉइन पाकिस्तान कोचिंग अलायंस? मैं असल में आपके काफी सारे एपिसोड मैंने देखे हैं और काफी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं पाकिस्तान कोचिंग अलायंस की, पॉडकास्ट की। तो उसमें आप काफी सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल्स लोगों को करते हैं, उनके उनके जर्नी के बारे में पूछते हैं, उनका बैकग्राउंड। तो ये कि देखने वालों को लर्निंग होती है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू प्रोफेशनल्स लोग हैं, जब वो लोग इस तरह का प्रोग्राम देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, तो फिर उसमें उनको लोगों के तजर्बों से सीखने का मौका मिलता है। तो ये एक चीज थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैंने फिर कुदरत की तरफ से एक मौका मिला कि मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं भी पाकिस्तान कोचिंग अलायंस जो है उसके जरिए लोगों तक अपने तजर्बात और अपने इंटरनेशनल और पाकिस्तान के एक्सपोजर को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे नजर आया आपका, पाकिस्तान कोचिंग अलायंस। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह इसको अवेल करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने आपकी भी काफी लाइव शोज देखे हैं। आई थिंक रमजान ट्रांसमिशन भी मैंने आपकी देखी थी। और काफी आपका जी अच्छा एक्सपोजर है। दैट्स व्हाई वी आर प्राउडली वेलकमिंग यू टू आवर कम्युनिटी ऑफ दिस पाकिस्तान कोचिंग अलायंस। और आपने जैसे कि मुझे बताया कि आपने सऊदी अरब में भी जॉब की है 16 इयर्स, राइट? तो सर, जी जी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के हॉस्पिटल एचआर सिस्टम्स में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या महसूस हुआ? सबसे बड़ा फर्क जो मुझे जो महसूस हुआ वो था कल्चर का। कि बाहर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर होता है, और पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन ज्यादातर सेठिया कल्चर होता है। जो बिग डिफरेंस जो मुझे नजर आया, कल्चर का नजर आया, कि वहाँ एचआर डिपार्टमेंट बाहर जो है बहुत इंडिपेंडेंट होता है और बहुत ऑथराइज होता है। और अपने डिसीजन लेने के मामला के अंदर, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को फॉलो करने के मामला के अंदर वो मतलब ऑथराइज होता है।
यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में एचआर जो है वो मैनेजमेंट के मातहत है। इवन के यहाँ भी पॉलिसीज बनी हुई है, यहाँ भी प्रोसीजर्स बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाए जो अगेंस्ट पॉलिसी हो या अगेंस्ट प्रोसीजर हो, तो एचआर को वो भी फॉलो करनी पड़ती है। यानी मैं अगर कंपैरिजन निकालूं सब बाहर के एचआर का, सऊदीया का हॉस्पिटल का और यहाँ के एचआर का और हॉस्पिटल का, तो मैं बताऊं कि बाहर एचआर मैनेजमेंट को लेके चलता है, इदारे को लेके चलता है। पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट एचआर को लेके चलती है। तो ये एक डिफरेंस है जो मुझे नजर आया पाकिस्तान के एचआर हॉस्पिटल में और सऊदीया के एचआर हॉस्पिटल में। जी, वेरी वेल आंसर्ड सर। ये मुझे लगता है ये डिफरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपेयर करें तो भी आएगा विद पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एक्चुअली ना। So sadly, but I hope Pakistan will gonna improve about it. And सर आप दूसरे क्वेश्चन, एक और मुझे आपसे सवाल ये करना था कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है दोनों मुल्कों में किस तरह डिफरेंट होता है। लाइक सऊदीया में आपने माशाल्लाह 16 इयर्स काम किया, यहाँ आपने 5 इयर्स काम किया एज अ मैनेजर हेड एचआर। सो आपको क्या फर्क लगता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दोनों मुल्कों में, क्या फर्क है? जी, असल में बाहर दो तरह की रिक्रूटमेंट होती है, एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट और एक लोकल रिक्रूटमेंट। और पाकिस्तान में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट नहीं होती, यहाँ सिर्फ लोकल रिक्रूटमेंट होती है। अब मैं सऊदीया की इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट और वहां की लोकल रिक्रूटमेंट पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान की लोकल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मैं बताऊंगा। वहां हम लोग हॉस्पिटल में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करते थे, जिसमें नर्सिंग के लोग हम फिलीपीन से लेकर आते थे और डॉक्टर्स हम लोग इजिप्ट से लेकर आते थे, और उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लेकर आते थे। इसके अलावा नॉर्मल पोजीशन, जूनियर पोजीशन के अंदर हम लोकल रिक्रूटमेंट के जरिए ही सऊदीया से ही लोग रिक्रूट कर लेते थे, सऊदी, पाकिस्तानी, इंडियन या डिफरेंट नेशनलिटीज। अब सऊदीया में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हम कैसे करते थे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते थे एजेंसी से। जैसे पाकिस्तान में एजेंसीज हैं जो कि मैन पावर प्रोवाइड करती हैं, इंडिया में एजेंसीज हैं जो कि मैन पावर प्रोवाइड करती हैं, इजिप्ट में, फिलीपीन में। तो हमारे उनके साथ एमओयू साइन हुए थे उन रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कि वो हमें मैन पावर प्रोवाइड करेंगी। तो फिर हमारे पास वीजे अवेलेबल होते थे, हम उनको हमारी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है हम उनको बताते थे, हमें इस पोजीशन पे बंदा चाहिए। तो वो हमारा उस जमाने में स्काइप होता था, स्काइप पे हमारा जो है हमारे सीईओ, हमारे नर्सिंग हेड और हमारे एचआर हेड, हम उनके सबसे पहले इंटरव्यू लाइनअप करवाते थे। जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता था फिर हमारा वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता था, और वो वीजा प्रोसेस का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एजेंसी की। एजेंसी उन्हीं कैंडिडेट के पासपोर्ट लेते थे, उनके वीजे लगाते थे और वीजा फीस भी वही लेते थे। उसके बाद कैंडिडेट सऊदीया आ जाता था। सऊदीया आने के बाद फिर हम उसकी वहां सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी, उनके अकामे बनाना और उनके पासपोर्ट अपने पास रखना, फिर उनकी ओरिएंटेशन, फिर उनकी ज्वाइनिंग, फिर वो सारा प्रोसेस, इस तरीके से ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पे हम काम करते थे। और लोकल रिक्रूटमेंट में क्या है, लोकल रिक्रूटमेंट में हम वहाँ दो तरह की लोकल रिक्रूटमेंट करते थे। एक तो हम सऊदी हायर करते थे और एक नॉन सऊदी हायर करते थे। नॉन सऊदी में अदर नेशनलिटी, कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, क्योंकि सऊदीया है वहां अकामे चलते थे। तो अकामे में ये होता है कि अगर हम किसी पाकिस्तानी को हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उसका अकामा तो किसी सऊदी के अंडर में होगा। तो हमें उस सऊदी को एक लेटर भेजना होता था कि हमारा, आपका ये एम्प्लॉय हमारे हॉस्पिटल में इंटरेस्टेड है, काम कर रहा है, तो हमें इसको ट्रांसफर करें अपने कंपनी से। तो वो एक लेटर हमें इशू करता था ऑफिशियली कि हाँ मैं इसको आपकी कंपनी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हम करते थे जिससे वो कानूनी तौर पर वो पाकिस्तानी हमारे हॉस्पिटल के अंडर में आ जाता था। इस तरीके से फिर उसकी ज्वाइनिंग, उनका पासपोर्ट अपने लेना, फिर उनकी सारी वगैरह वगैरह सारी प्रोसेस हम करते थे। ये तो हो गई सऊदीया में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट और लोकल रिक्रूटमेंट। सऊदी रिक्रूटमेंट तो डायरेक्ट ऐसी होती है, उसमें इतनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। उनमें फिर हम लोग हमारी जो फार्मेसी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, इस तरह के एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरह के टेक्नीशियंस हमें सऊदी आराम से मिल जाते थे। तो सऊदियों को हम लोग डायरेक्ट हायरिंग करते थे, उनमें इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में यहाँ रिक्रूटमेंट तकरीबन
हमें रिक्रूटमेंट में इतना ज्यादा मसला नहीं आता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोकल ही कैंडिडेट जो कि वॉकिंग कैंडिडेट जो कहलाते हैं, जो कि अपना सीवी ड्रॉप करने के लिए आते हैं, तो वॉकिंग कैंडिडेट ही हमारे पास इतने आ जाते हैं कि हमें ज्यादा जो है अखबार में ऐड देने की हाजत नहीं आती या सोशल मीडिया यूज नहीं करना पड़ता। हमारे पास लोकल ही कैंडिडेट कितने आ जाते हैं, तो हमारे पास सीवी जितने होते हैं उसी में से ही हमारे को कैंडिडेट मिल जाता है। हाँ, जो कि यूनिक पोजीशन होती है, एचओडी की पोजीशन होती है, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उसमें बाज़-औक़ात हमें लोकल सीवी से बंदा नहीं मिलता, तो फिर उसके लिए भी हम सोशल मीडिया की तरफ जाना पड़ता है। फिर हम लिंक्डइन यूज करते हैं, फिर हम लोग इंडीड हम यूज करते हैं, फिर हम लोग अखबार में बाज़-औक़ात हमें ऐड देना पड़ जाता है, जंग में या डॉन में। तो इस तरीके से फिर हमारे को ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमें पाकिस्तान में इस तरीके से हमें करना पड़ता है। जी। थैंक यू सलमान सर, यू आंसर्ड इट रियली वेल, और इसमें काफी इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं मालूम थी अबाउट इंटरनेशनल हायरिंग ओवर इन सऊदी अरेबिया, और फिर पाकिस्तान में इसमें क्या डिफरेंस था। आई एम श्योर मेरे ऑडियंस को भी काफी इंफॉर्मेटिव भी लग रहा होगा आज का प्रोग्राम हमारा, बिकॉज मुझे तो काफी चीजें आपसे लर्न करने को मिल रही हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो मुझे आपसे ये भी जानना है कि स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सऊदी अरेबिया वर्सेस पाकिस्तान का अप्रोच क्या है, क्योंकि आप सऊदीया में ज्यादा काम कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपसे पूछना चाहती हूँ कि रिलेटिवली आप कंपेयर करें अगर दोनों कंट्रीज में, तो हमें क्या सीखने को मिलेगा। स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सऊदीया वर्सेस पाकिस्तान का अप्रोच क्या है, दोनों का आप डिफरेंस बताएंगे हमें। सही। अच्छा, मैं सऊदीया में हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे किस तरह काम करते थे हॉस्पिटल में, फिर जब मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में जिन हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया वहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने फिर ये चीजें कैसे स्टार्ट करवाई, ये मैं तरतीब से आपको इसके दोनों जवाब दूंगा। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे सऊदी अरेबिया के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली एचआर का एक फंक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग से ही हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं कि ट्रेनिंग करके उनको हम अच्छी तरबियत देके ही उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज पैदा कर सकते हैं, अच्छी स्किल्स पैदा कर सकते हैं और अच्छा आउटकम हम उनसे उनकी में से ले सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटी है जब हम उनको एक अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का माहौल प्रोवाइड करें। सबसे पहले उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारे को सऊदीया में एम्प्लॉय ज्वाइन करता था तो हम वहाँ पे न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन देते थे सबसे पहले, जिसके अंदर हम एचआर की ओरिएंटेशन में हम उनको ये बताते थे कि हम एज अ हॉस्पिटल आपको कौन कौन से बेनिफिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर आपने लेट करेंगे 1 महीने में तो इसके पैसे कितने कटेंगे, अगर आप एब्सेंट करेंगे इसके पैसे कितने कटेंगे, प्रोबेशन पीरियड कितने महीने का है, आपकी कंफर्मेशन कब हो जाएगी, आपकी एनुअल इंक्रीमेंट कब होगी, और उसके अलावा क्योंकि वहां पर हम जब एम्प्लॉय आता है तो उसको एकोमोडेशन भी दी जाती है, रिहाइश भी दी जाती है, तो उसकी सारी डिटेल कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो कितनी रिहाइश मिलेगी, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन सी रिहाइश मिलेगी, और अगर सेमी फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर आपको कौन सी रिहाइश मिलेगी, अगर आपको रिहाइश नहीं चाहिए तो आपको कितना अलाउंस मिल जाएगा कैश की सूरत में, अगर फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना कैश मिलेगा, सेमी फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना कैश मिलेगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना कैश मिलेगा, उसकी ओरिएंटेशन में सारी डिटेल हम एम्प्लॉय को देते थे। एक तो ये चीज, और उसके अलावा फिर जब ओरिएंटेशन हो जाती थी तो हम उसका सर्टिफिकेट प्रिंट करके देते थे कि इस एम्प्लॉय ने एचआर की ओरिएंटेशन ली है, उसका सर्टिफिकेट हम उसको देते थे ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी हम उसकी फाइल में लगा के रखते थे, और उसकी अटेंडेंस शीट हम मेंटेन करके रखते थे, ताकि कभी कोई इंस्पेक्शन टीम अगर आए और पूछे कि अगर आपकी एचआर की ओरिएंटेशन हुई है, कब हुई है, कितने लोगों ने अटेंड करी है, उसकी तस्वीरें दिखाएं, तो वो सारी चीजें फिर हम रिपोर्ट हम निकाल कर दिखाते थे उनको कि इतनी इस दिन हुई थी, कितने लोगों ने अटेंड करी थी, और ये उनकी तस्वीरें हैं। तो ये सारी चीजें मेंटेन करके हम रखते थे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल वहाँ जेसीआई एग्रीगेटेड था। जेसीआई कहते हैं ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, जैसे पाकिस्तान में सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, कोई भी हॉस्पिटल सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम आती है, वो उस हॉस्पिटल को अप्रूव करती है कि ये हॉस्पिटल जो है चलाया जा सकता है। इतना सऊदीया में ये हॉस्पिटल होते हैं, ये जेसीआई होते हैं। जेसीआई है ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल एक्रीडिएशन है, जो कि हमारे हॉस्पिटल के पास थी, और उनकी टीम थी वो हर 3 साल के बाद आती थी और हॉस्पिटल का पूरा ऑडिट करती थी, सारे डिपार्टमेंट का विजिट करती थी, और वो सर्टिफिकेशन देके जाती थी। जिस कोई भी हॉस्पिटल अगर जेसीआई से सर्टिफाइड है, इट्स मींस
the system of this hospital is running according to the level of international standard. तो हमारा हॉस्पिटल जेसीआई क्रेडिटेड था। जेसीआई हमने तकरीबन 4 से 5 दफा निकाल कर दिए हर 3 साल के बाद। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 हॉस्पिटल है जिनके पास जेसीआई सर्टिफिकेशन है। एक आगा खान हॉस्पिटल है और एक शिफा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद के अंदर और एक शौकत खान है। बस ये 3 हॉस्पिटल है जो जेसीआई सर्टिफाइड है। बाकी हजारों लाखों हॉस्पिटल है, किसी के पास जेसीआई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को वो जेसीआई का भी एक्सपीरियंस है सऊदीया का। तो हम एक तो ये सर्टिफिकेट हम देते थे, एक तो न्यू ऑक्यूपेशन, उसके अलावा हम एम्प्लॉयज को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देते थे जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते थे, कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग देते थे कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आएगा, पेशेंट का अटेंडेंट आएगा तो आपने पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ कैसे डील करना है। और हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि पेशेंट ऑलवेज रहे, वो हमारा कस्टमर है। आपने ना उसके साथ मिसबिहेव करना है, ना उसके साथ बदतमीजी करनी है, ना उसकी किसी अटेंडेंट के साथ आपने बदतमीजी करनी है। हो सकता है उनकी तरफ से इस तरह का कोई रिएक्शन आए तो आपने रिप्लाई में ऐसा रिएक्शन नहीं देना, बल्कि पोलाइटली रिस्पेक्ट के साथ उनको डील करना है। ये सारी चीजें हम उनको ट्रेनिंग में देते थे। उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग होती थी इन्फेक्शन कंट्रोल की। ये न्यू एम्प्लॉय अगर आया है तो उसको हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर इन्फेक्शन के हवाले से पूरी ट्रेनिंग देता था कि हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आ रहा है और वो पूरा हॉस्पिटल घूम रहा है, सारे वार्ड घूम रहा है। तो आपने अपने आप को हर वक्त जब भी पेशेंट के साथ डील करना है सैनिटाइज जरूर करना है। सैनिटाइज सब जगह लगे हुए, आपने पेशेंट डील किया फौरन अपने आप को सैनिटाइज कर लिया, दोबारा पेशेंट को देखने गए, उसने बुलाया, आप दोबारा फिर वापस आओ, फिर आप दोबारा अपने हाथों को सैनिटाइज करो। तो ये सारी चीजें इन्फेक्शन के लोग बताते थे कि आपने अपने आप को किस किस तरीके से सैनिटाइज करना है, अपने पेपर को कैसे सेव करके रखना है, अपने डिपार्टमेंट को कैसे सेव करके रखना है, अपने कपड़ों को कैसे सेव कैसे रखना है। उसके अलावा हम एम्प्लॉयज को फायर एंड सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग देते थे जिसमें हम उनको बताते थे कि हमारा फायर एंड सेफ्टी का मैनेजर था, तो फायर एंड सेफ्टी के मैनेजर से हम 2 ट्रेनिंग करवाते थे, एक फायर एंड सेफ्टी थ्योरिकली और एक फायर एंड सेफ्टी प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली हम मसनूई आग लगाते थे और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आते थे और एम्प्लॉयज को हम प्रैक्टिकली सिखाते थे कि देखो अगर आग लग गई तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए, वरना फायर एक्सटिंग्विशर दीवार में लगा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको उठाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है और कितने डिस्टेंस से फायर के कितने डिस्टेंस पे रख के उसको प्रेस करना है कि हमने वो फायर इजीली बुझा सके। तो ये प्रैक्टिकली हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते थे ताकि इन केस अगर हॉस्पिटल में किसी भी वार्ड में फायर हो तो उसको पूरी ट्रेनिंग हो कि वो अपने एरिया को किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए उस आग को काबू में वो पा सकता है। तो ये चीज फिर थ्योरिकली हम उनको ट्रेनिंग देते थे कि फायर की हम टाइप्स बताते थे, कितनी टाइप्स की फायर होती हैं और उसमें किस किस टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं और उन एक्सटिंग्विशर में फिर आपने यूज कैसे करना है, पानी वाला किस वक्त यूज करना है और पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर वो किस वक्त आपको यूज करना है। ये सारी ट्रेनिंग वो फायर एंड सेफ्टी वाला मैनेजर देता था। फिर हम इनकी तस्वीरें खींचते थे, सोशल मीडिया भी डालते थे जिसको वो ट्रेनिंग हो रही होती थी, अटेंडेंस शीट मेंटेन करके रखते थे और इनके सर्टिफिकेट इनको देते थे। सर्टिफिकेट से ये होता है कि ये लोग मोटिवेट होते थे, आज हमने ट्रेनिंग की तो हमारे को सर्टिफिकेट मिला, जिससे वो लोगों का सीवी अपडेट हो जाता था कि हाँ कल को वो लोग अगर कहीं अप्लाई करें तो वो अपनी सीवी अपडेट कर लेते थे कि हमने इस हॉस्पिटल में ये ट्रेनिंग्स की है और ये सर्टिफिकेट हमारे पास है, जिससे उनको उनकी मोटिवेशन होती थी ये चीज। तो सऊदीया ट्रेनिंग्स तो और भी बहुत सारी होती थी, मैं जरा शॉर्ट करूंगा। अब हमें पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में जिन हॉस्पिटल्स में मैंने काम किए कर रहा हूं तो यहाँ मेरे को इस मामले में लैकनेस नजर आई। तो फिर मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी ओरिएंटेशन स्टार्ट करी, सेम इसी तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई में पावर पॉइंट पे, उसमें हॉस्पिटल के सारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स बेनिफिट यहाँ के हवाले से क्या क्या चीजें होती है, ईओबीआई सेसी प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें यहाँ की जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें उसमें डाली। फिर हर महीने जितने न्यू एम्प्लॉय आते हैं उन सबको बुलाना, उन सबका रिफ्रेशमेंट अरेंज करना, फिर उन सबको वीडियो लेक्चर पे इदारा दिखाना और उनको प्रेजेंटेशन दिखाना, ये सारी चीजें मैंने स्टार्ट करवाई। फायर एंड सेफ्टी मैंने स्टार्ट करवाई, इसी तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल सारी करवाई जो कि यहाँ नहीं होती थी। ये मेरा केपीआई था, ये मेरा टास्क था। तो यहाँ भी इदारों के अंदर फिर मैंने जिस तरह बाहर की प्रैक्टिस से हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करते थे, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जी
थैंक यू सर सलमान। सर सलमान, एक और सवाल मुझे करना है कि अप्रेजल्स का भी सिस्टम फर्क है दोनों कंट्रीज का, अप्रेजल सिस्टम? जी हाँ, मैं अप्रेजल का बताता हूँ। अप्रेजल असल में होता ये है कि एचआर का ये फंक्शन है, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। अब बाहर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 3 तरीके से काम करता था, और यहाँ जो है उसका काम करने का तरीकेकार मुख्तलिफ है। मैं बाहर का जिक्र करता हूँ, फिर यहाँ का बताता हूँ। बाहर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो प्रोबेशन एवेल्यूशन होती है सबसे पहले, कि अगर एम्प्लॉय हायर हुआ 3 महीने की प्रोबेशन के बाद उसकी जो प्रोबेशन एवेल्यूशन होगी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, सबसे पहले हम उस पर काम करते थे। दूसरा एनुअल इंक्रीमेंट, के एनुअल इंक्रीमेंट होगी तो उस पर किसका काम होगा। फिर बाहर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हम बाहर की दुनिया में जो भी जॉब्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं। यहाँ पर तो एक नॉर्मल हायरिंग होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बाहर कॉन्ट्रैक्ट पे हायरिंग होती है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो रिकॉन्ट्रैक्टिंग एवोल्यूशन अलग होती है। कि जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोबेशन एवोल्यूशन, यानी 3 महीने की प्रोबेशन थी। प्रोबेशन होने के 15 दिन कंप्लीट होने से 15 दिन पहले हम एचओडी को ईमेल कर देते थे। हमने अपना एचआर पोर्टल बनाया हुआ था आईटी की डिपार्टमेंट की मदद से, कि हमने एक जैसे वेबसाइट बनाई हुई है और उसमें जितने एचओडीज हैं उन सबको यूजर नेम, पासवर्ड और एक्सेस दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली एचओडी को उसका वो एम्प्लॉय जिसके 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं 15 दिन पहले ईमेल पे एक अलार्म ईमेल चली जाएगी कि आपका एम्प्लॉय जो है उसका एवेल्युएशन 15 दिन के बाद कंप्लीट हो रहा है। आप उसको एवेल्युएट करो पोर्टल में जाके कि आप उसको कितना स्कोर दोगे, क्या आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो। अगर सेटिस्फाई हो तो उसको अच्छा स्कोर दो, ताकि हम उसकी जॉब कंफर्मेशन उसको दे सकें। और अगर आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आपको मिनिमम रेट दो, ताकि फिर हम उसकी जॉब खत्म कर सकें। तो ये एक एचआर पोर्टल हमने ऑनलाइन बनवाया था आईटी की मदद से, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो काम करता था, और ऑटोमेटिकली रिमाइंडर ईमेल चली जाती थी एचओडीज को। एचआर को इस मैनुअली वर्क नहीं करना पड़ता था इसके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती थी, एचओडी उसको एवेल्युएट कर लेता था। एचआर के पास जवाबी ईमेल आ जाती थी कि हाँ बंदा एवेल्युएट हो गया। देखते थे अगर 80% स्कोर है, 70% स्कोर है, अच्छा स्कोर है, 90% स्कोर है, हम उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी फाइल में लगा देते थे और उस बंदे को कंफर्मेशन लेटर दे देते थे। ये था प्रोबेशन एवोल्यूशन का प्रोसेस। दूसरा एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट में ठीक इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम का ईमेल चली जाती थी एचओडी को कि इस एनुअल इंक्रीमेंट में आपके इतने एम्प्लॉइज हैं जो कि एनुअल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अब आप इनको स्कोर दो कि आप इनको कितना स्कोर दोगे, तो फिर उस हिसाब से फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कितनी % इंक्रीमेंट इनको मिलनी चाहिए। वो एवेल्युएट कर लेता था और ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूएशन हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ जाती थी। फिर हम उनका प्रिंट आउट निकाल के लगा देते थे। इस तरह उनको एनुअल एवेल्युएशन की बेस पे इंक्रीमेंट मिल जाती थी। इसी तरह जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से 1 महीने पहले अलार्म ईमेल चली जाती थी एचओडी को कि भाई आपके एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 3 साल का। अब आप उसका मजीद 3 साल का रिन्यू करना चाहते हैं तो बताएं, नहीं करना चाहते तो भी बताएं। फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी रिकमेंडेशन के तहत अगर वो कहता था हाँ तो हम उसका रिन्यू कर देते थे अच्छी इंक्रीमेंट लगा के। अगर वो कहता था नहीं तो हम उसकी फाइल क्लोज करके लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट को जा देते थे कि भाई इसका केस क्लोज कर दो, इसके एचओडी ने मना कर दिया। तो सऊदीया में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे इस तरीके से हम काम करते थे ऑनलाइन। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में मैंने आके जितने हॉस्पिटल में काम किया है, यहाँ मैंने इस तरह का कोई ऑनलाइन सिस्टम का प्रोग्राम नहीं देखा। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्सेल शीट पे एक फॉर्म बना हुआ है, उसका प्रिंट आउट निकाल दिया जाता है और वो प्रिंट आउट एम्प्लॉइज कितने हैं उतने प्रिंट आउट निकाल के एचओडी को पहुंचा दिए जाते हैं, और एचओडी उस पे सारी स्कोरिंग करके वो एचआर को दे देता है। एचआर उस पर फिर मैनुअल डेटा एंट्री करता है कंप्यूटर के ऊपर कि इस एम्प्लॉय को इतना स्कोर मिला, इतनी % मिली, इतनी % मिली। फिर उसकी एक्सेल शीट मेंटेन होती है। फिर वो एक्सेल शीट कंप्लीट होके फाइनेंस हेड के पास जाती है। फिर फाइनेंस हेड उस एक्सेल शीट पे काम करता है, पूरी बनाता है इंक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द %। फिर वो एक्सेल शीट चेयरमैन के पास जाती है, मैनेजमेंट के पास जाती है। फिर वो नेगोशिएशन होती है कि हाँ इतना देना है, इतना नहीं देना, इतना देना है, इतना नहीं देना। तो पाकिस्तान में रिजल्ट पे इस तरीके से काम होता है। सऊदीया में ऐसे होता था, पाकिस्तान में ऐसे होता है। पाकिस्तान में होंगी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी तो
इत्तेफाक नहीं हुआ, वो ऑनलाइन प्रोसेस के तहत अप्रेजल पे काम करती होंगी, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकली जिन लोगों से इत्तेफाक हुआ वहां अभी भी मैनुअल माहौल है, तो मैनुअली काम होता है जी। काफी ऐसा है। थैंक यू सो मच सलमान सर, आपने बहुत डिटेल मुझे आंसरिंग की। आई होप जो लोग सऊदीया जाना चाहते हैं या वहाँ जॉब करना चाहते हैं उनको काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा सलमान सर, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच राइट, मुझे आपसे एक सवाल आखिर में ये एक करना है क्योंकि हमारे पास आखिरी 5 मिनट रह गए। सो आई वुड लाइक टू नो कि ऐसा कौन सा एचआर में अक्सर लोगों को उनके बेस्ट और वर्स्ट दोनों वर्जन्स में डील करना पड़ता है आपको, राइट? बिकॉज यू आर एचआर जी मैनेजर हेड, तो आपको अक्सर लोगों के दोनों बिहेवियर्स देखने पड़ते हैं, दोनों वर्जन्स आपको मिलते हैं। तो कौन सा ह्यूमन बिहेवियर है जो आज भी आपको सरप्राइज करता है लोगों का? क्योंकि आप तो हर तरह की रिएक्शंस को फेस करते हैं ना, बीइंग ऑन द एचआर सीट। तो जी आपको क्या लगता है, आपको कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आज भी आपको शॉक होता है, सरप्राइज करता है कि लोग ऐसा करते हैं? एक ह्यूमन असल में साइकोलॉजी में आती है। जी जी मैं समझ गया। एचआर में जिस तरह डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसी तरह एचआर का एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। किसी भी एम्प्लॉय की अगर ग्रेवियंस हो, अगर उसका कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई कंप्लेन हो जाए, तो जिस वक्त हम एज अ एचआर उस पर हम एक्शन ले रहे होते हैं, तो जो एम्प्लॉय एचआर में आके आम दिनों में बड़ी मोहब्बत से मिल रहा होता है, बड़े प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा होता है, जिस वक्त उसके साथ वो इंसिडेंट हो जाता है और जिस वक्त उसके साथ या उसके एचओडी के साथ कोई मसला हो जाता है, तो वही बंदा एचआर में आके अपना केस इस तरीके से वो डिफेंड अपने आप को कर रहा होता है, ये सोच के कि एचआर तक कंप्लेन आ गई है, एचआर हमें टर्मिनेट कर देगा, एचआर हमें कहेगा कि रिजाइन दो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एचआर नॉर्मल डिपार्टमेंट है। एचआर की पूरी कोशिश ये होती है कि मसले को रिजोल्व करे, लेकिन क्योंकि सामने वाला अपने दिमाग में एक एचआर का एक अलग ही खाका बना के जब एचआर आ रहा होता है, तो उसके जहन में ये होता है नहीं यार, मैं अपने आप को बचाने के लिए एचआर के साथ मिसबिहेव करूंगा तो मैं बच जाऊंगा, अदरवाइज मैं एचआर से बच नहीं सकता। तो जब वो इस माइंडसेट के साथ एचआर आता है और मिसबिहेव करता है और अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना आई कांटेक्ट, अपना फेस एक्सप्रेशन इस तरीके से वो दिखाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन वो अपनी बॉडी से इस तरीके से कर रहा होता है, तो उसमें फिर हम इमोशनली कोशिश करते हैं अपने आप को भी कंट्रोल में रखें, कि गुस्सा तो हमें भी आ रहा होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने आप को अपने जज्बात को काबू में रख के उसके मसले को हल करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें और उसको बैठ के सुने। मेन चीज एचआर का काम है कि सामने वाले को सुनना। बाजुकात मैं अभी भी बहुत सारे एचआर के लोगों को कहता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय चलकर आए तो उसको बिठाओ, उसको तसल्ली दो, उसको सुनो। अगर हम अगर हम एम्प्लॉय को कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट हम उसकी बात सुन तो सकते हैं, हम उसको तसल्ली तो दे सकते हैं। अगर हमने एम्प्लॉय की बात सुन ली, उसको तसल्ली दे दी, तो आधा मसला तो उसका वैसे ही हल हो गया। कुछ लिसनिंग टेक्निक्स इंप्रूव करनी चाहिए, गुड लिसनर बनना चाहिए उनके लिए, और उनको एम्पैथी के साथ डील करें। ये एचआर की तरफ से रोल होता है और आगे एम्प्लॉय का भी रोल होता है कि वो मिसबिहेव ना करे, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करे और बात करे एचआर में आके। एचआर पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, बिकॉज एचआर की पॉलिसीज होती है, उनको भी अक्सर एम्प्लॉयज को नहीं पता होती, बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में दे आर अनअवेयर। So I am so glad having you with us, Salman sir. Time short है, but बातें बहुत ज़्यादा हैं, questions भी बहुत ज़्यादा हैं, but I have to wind up tonight. जी, thank you sir. Thank you for being with us. It was nice having you. और Allah Hafiz everyone. It was nice having you with us. And सलमान नूर सर की जितनी भी एक्सपीरियंस था, जितना भी उन्होंने हमें बताना चाहा, शॉर्ट टाइम में उन्होंने हमें काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। It was very interesting program. Thank you everyone. Thank you Salman Nur Sahab. Allah Hafiz. Have a nice weekend. Take care. Allah Hafiz. Thank you.